गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैथ्स बाय भोम सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे साइंस कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ये आज अपन साइंस में फिजिक्स वाला पार्ट शुरू करते हैं। धीरे धीरे फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद अपन केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद बायो, धीरे धीरे अपन पूरा कोर्स करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश होती क्या है। अब जिस भी अपन वस्तु को देखते हैं किसकी कारण देखते हैं, तो सबसे पहले अपन सोचते हैं कि आंखों से देखते हैं। तो आंखें तो है, पर जब कोई रूम में अंधेरा है तो उस टाइम अपन को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। आंखें तो उस टाइम भी अपने पास है, फिर भी क्यों नहीं दिखता है? इसका कारण क्या है कि अपन के पास प्रकाश नहीं है। कोई भी वस्तु को देखने के लिए आंखों के साथ साथ प्रकाश का भी होना जरूरी है। कोई भी वस्तु अपन को तब दिखाई देती है जब अपन के आंखों से कोई वस्तु देखते हैं तो उसका प्रकाश यानी उसका प्रतिबिंब अपनी आंखों पे बनता है। देखो प्रकाश होता क्या है, शुरू करते हैं। प्रकाश एक तरह के ऊर्जा का रूप है। कैसी ऊर्जा? जिसके माध्यम से अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। मान लो कोई गाड़ी चल रही है, इसका कारण क्या है? उस गाड़ी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, तब वो गाड़ी चल रही है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल इस तरह एक जगह पे, इसका मतलब है मेरे में कौन सी ऊर्जा है? स्थित ऊर्जा है, इसलिए मैं स्थित हूँ, एक जगह खड़ा हूँ। इसी प्रकार प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लिखते हैं प्रकाश, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है जिसके माध्यम से अपन किसी भी प्रकार की वस्तु को देख सकते हैं। अब इस प्रकाश के गुण कौन कौन से है? प्रकाश के गुण कौन कौन से है? यानी कि प्रकाश की कोई न कोई प्रॉपर्टी होगी, गुण होंगे, तो गुण कौन कौन से है? प्रकाश की एक खास बात है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा मतलब एकदम सीधी रेखा। प्रकाश में कोई भी प्रकार का मोड़ नहीं होता है, यानी कि एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करना मतलब चलती है। तो प्रकाश की पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहला गुण हो गया, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी प्रकार का माध्यम यानी कि कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती है। तो मैं लिख सकता हूं, दूसरा इसका गुण हो जाएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसलिए इसको संचरण यानी कि चलने के लिए, यानी कि गमन करने के लिए, चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब रास्ता समझ सकते हो। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? ऐसी तरंग जिसमें विद्युत और चुंबक दोनों के गुण हो, उसको विद्युत चुंबकीय अपन तरंग बोलते हैं। तो प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको संचरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती है। देखो प्रकाश का तीसरा गुण क्या है?
प्रकाश है ना जो क्या है, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसको अपन आर पार नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। तीक्ष्ण मतलब तीखी छाया बनाती है। जैसे अपन अपारदर्शी तो अपन के आर पार किरण गुजर नहीं सकती, यानी कि प्रकाश गुजर नहीं सकती, तो अपन की एक अच्छी तीखी छाया बनती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये प्रकाश के गुण में आती है। प्रकाश कोई भी अपारदर्शी वस्तु है जिसके अपन आर पार नहीं दे सकते हैं उसको अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाती है, तीक्ष्ण छाया बनाती है, यानी कि उसका फोटो बोल सकते हैं या उसकी छाया बोल सकते हैं, प्रतिलिपि बोल सकते हैं, वो बनाती है। आगे देखो इसका चौथा गुण क्या है, प्रकाश की सबसे तेज चाल। प्रकाश की सबसे अधिक चाल लिख सकते हैं निर्वात में होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं हो, उसको निर्वात बोलते हैं। सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये प्रकाश की स्पीड है मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 के पीछे आप 8 जीरो लगाओगे उतने मीटर 1 सेकंड में हो सकती है। प्रकाश की हाईएस्ट स्पीड है। तो ये हो गया प्रकाश का गुण। एक बार वापस देख सकते हैं। सबसे पहले अपने जाना प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, यानी कि प्रकाश क्या है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रकाश क्या है, एक तरह की ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो पहले बात प्रकाश का यानी कि लाइट का आंसर मिलता है, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा का प्रकार है। दूसरा बात देखो प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन जाना प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं गुजरती है, जिगजैग किसी भी प्रकार की वो गति नहीं करती, एकदम सीधी सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा अपन ने जाना प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसलिए इसको संचरण के लिए, संचरण मतलब चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम या रास्ते की जरूरत नहीं होती है। ये प्रकाश का दूसरी प्रॉपर्टी यानी दूसरा गुण है। तीसरा प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश किसी भी अपारदर्शी वस्तु जिसको अपन आर पार नहीं देख सकते हैं उसकी तीक्ष्ण छाया बनाती है। तो ये प्रकाश का तीसरा गुण है। चौथा क्या है, प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस पे अपना पाठ है। ये तो आगे अपने जाना वो प्रकाश का बेसिक था। अब हकीकत पाठ का जो पाठ में क्या होना चाहिए वो अपन शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश को तो अपन ने जान लिया, अब परावर्तन होता क्या वो देखो। परावर्तन किसी भी वस्तु पर, मैं लिख देता हूं, जब ऐसे लिखता हूं, जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर गिरता है तो उसकी सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन कहते हैं। देखो मान लो कोई शीशा है या कांच है, दर्पण है, उससे प्रकाश आया, उससे टकरा के वापस लौट गया, तो क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब शीशा
कांच के, जब कोई कांच पारदर्शी हो जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, उससे तो किरण आसानी से गुजर जाती है। अगर कोई कांच अपारदर्शी हो, यानी कि जिसके कांच के एक साइड किसी का लेपन किया हुआ, कांच के जो दर्पण होता है उसके एक साइड लेपन होता है AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का अगर लेपन किया हुआ हो तो यानी प्रकाश आर पार नहीं गुजरती, क्योंकि वो अपारदर्शी हो जाता है। जिसका अपन मुंह देखने के लिए, अपना शक्ल देखने के लिए यूज करता है, वो कौन सा होता है? अपारदर्शी शीशा होता है, जिसके अपन आर पार नहीं देख सकते हैं। तो उससे टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। अब परावर्तन को देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा विसरित परावर्तन। अब नियमित विसरित क्या है, ये हालांकि अपने चैप्टर में नहीं है, फिर भी इनकी जानकारी होनी जरूरी है। ये कक्षा 8 में आपने पढ़े होंगे। नियमित क्या होता है, विसरित क्या होता है? नियमित का मतलब एक फिक्स स्थान पर, और विसरित का मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश की किरण, मान लो ये प्रकाश किसी सतह है, सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और कैसी सतह? चिकनी सतह। चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में गमन कर रही है, टकराने के बाद लौट जाती है। तो ये एक जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा का जरूर नहीं है, किसी भी दिशा में, एक फिक्स दिशा में, यानी कि एक किरण आई, एक किरण जिस दिशा में लौटेगी, बाकी वाली सभी किरण उसी फिक्स दिशा में लौटेगी। अगर सतह कैसा हो? चिकना हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। अगर दूसरा इसका विपरीत ले लो, मान लो ये कोई सतह है और ये कोई कंकड़ वगैरह है इस सतह पे, यानी कि चिकनी नहीं, खुरदरी सतह है। एक किरण आई, इधर लौट गई, दूसरी किरण आई, टकरा के इधर लौट गई, तीसरी किरण आई, इधर लौटी, चौथी आई, इधर लौटी। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर कोई भी किरण खुरदरे पृष्ठ पर गिरती है तो एक निश्चित स्थान पर, यानी कि एक निश्चित डायरेक्शन में, दिशा में न जाकर फैल जाती है, अलग अलग दिशा में जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विसरित। विसरित का मतलब भी होता है फैलना। ये कौन सा पृष्ठ है? खुरदरा पृष्ठ। ये किरणें आ रही है और ये लौट रही है, कुछ किरणें इस दिशा में जा रही है, कुछ किरणें इस दिशा में जा रही है, मतलब सभी किरणें अलग अलग फैल जाती है। तो ये हो गया विसरित परावर्तन। एक बार वापस देख लो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी भी सतह पर कोई प्रकाश गिरता है या किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो टकराने के पश्चात लौट जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और विसरित। नियमित का मतलब होता है एक निश्चित दिशा में, जैसे कोई चिकना पृष्ठ है और उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, यानी कि आ रही है, तो वो टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन की ओर जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। इसका विपरीत ले ले, विसरित परावर्तन, तो वो क्या होता है? अगर चिकना पृष्ठ है, जो सतह है वो चिकना ना होकर क्या होगा? खुरदरा हो। खुरदरा हो तो जैसे उसके ऊपर किरणें आएगी तो वो एक अलग अलग दिशाओं में लौट जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विसरित परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन के नियम। मान लो ये कोई सतह है, ये कोई किरण आई, यानी आपतित किरण है, और इससे टकराने के बाद ये किरण लौट गई, और इस किरण के ऊपर मैंने कोई अभिलंब खींच लिया है। अभिलंब इस सतह पर अभिलंब खींच लिया, ये हो गया अपना अभिलंब। ये है आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण, परावर्तित किरण का मतलब होता है जाने वाली किरण। कोई किरण आई और अभिलंब के बीच में जो कोई कोण बना है उसको कोण आई बोलते हैं, और जो परावर्तित हो रही किरण और उसके बीच में जो कोण बना उसको कोण आर बोलते हैं। कोण आर और कोण आई, यानी इसको अपवर्तित कोण बोलते हैं या आपतित कोण भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो कोण है उसको परावर्तित कोण बोलते हैं।
हमेशा इनका मान बराबर होता है। जैसे अब अगर अपन के प्रश्न में आ जाए कि आपतित किरण आपतित कोण का मान 60 डिग्री है, या अपन को ऐसे पूछ ले कोण आई का मान 60 डिग्री है, तो कोण आर का मान ज्ञात करो, तो कोण आर का मान भी कितना होगा 60 डिग्री। ऐसा छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपतित किरण, कोई किरण आ रही है उसका कोण और कोई किरण जा रही है उसके बीच में जो कोण बना हुआ है वो हमेशा बराबर होता है। तो पहला नियम भी परावर्तन का यही है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर, यानी कि आपतन कोण जो आपतित किरण हो रही है उसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो हो रही है वो और उसके बीच में जो अभिलंब है उसके बीच में बनने वाला कोण को अपन क्या बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जो अपने कोई आपतित किरण आ रही हो और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का तल आप देख रहे हो एक ही है, इसको एक ही तल में तो अपन लिख सकते हैं आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का तल एक ही होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का क्या होता है एक ही तल होता है। आप देख सकते हो ये आने वाली किरण, ये अभिलंब और ये जाने वाली किरण, तीनों का तल एक ही होता है। अब देखो आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है, इसी के कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अगर तीनों का तल अलग अलग है, मान लो आने वाली किरण यहाँ है और यहाँ से टकरा के जहाँ पे यहाँ रही है और अभिलंब यहाँ पे खींच लिया, यानी कि तीनों का तल अगर अलग अलग है तो वो किरणें आपस वो उसके लिए कोई प्रतिबिंब अपन को प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब के लिए तीनों का तल एक होना जरूरी है। अगला टॉपिक है अपना, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, कोई भी दर्पण समतल है उसके द्वारा जो अपन को प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। मान लो ये समतल दर्पण है, ये कोई मुख्य अक्ष है, यहाँ पे बिंब रखा हुआ। बिंब मतलब जिस भी वस्तु का अपन को प्रतिबिंब या चित्र देखना है, फोटो देखना है, उस वस्तु को वस्तु मान सकते हैं, उसको अपन बिंब भी बोलते हैं। इस बिंब से ये किरण आई और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और एक किरण आई यहाँ से, इससे टकराकर वापस लौट गई, ये आपतित किरण हो गई यानी तो कोण आई, ये परावर्तित किरण हो गई यानी कि कोण आ, ये इसका प्रतिबिंब है। दर्पण कौन सा है समतल दर्पण। समतल दर्पण की कौन कौन से प्रतिबिंब अपन को मिलते हैं, कैसे प्रतिबिंब मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण में हमेशा अपन को आभासी और सीधे प्रतिबिंब मिलते हैं। कैसे, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। अब समतल दर्पण का मैं एग्जांपल दूं, अपन के घर में जो कांच होते हैं, शीशा होता है जिसमें अपन अपना मुंह देखते हैं, उसको अपन समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में हमेशा आभासी मतलब यदि अपन यानी कांच के उस साइड हकीकत में नहीं होते, सिर्फ उनको आभास होता है कि हाँ अपन का वो सामने जो फोटो दिख रहा है अपन ही है, अपन को सिर्फ आभास हो रहा है, यानी कि वो वास्तविक चीज नहीं, सिर्फ आभास हो रहा है। और सीधा, अब अपन का जो कांच में प्रतिबिंब बन रहा है, अपना फोटो बन रहा है, वो हमेशा सीधा होता है। ऐसे नहीं अपना सर ऊपर है, पाँव नीचे जो है वो पाँव ऊपर फोटो बन गया, पाँव ऊपर और सर नीचे, ऐसा तो नहीं है, यानी कि सीधा बनेगा। जैसा अपन है वैसा वैसा उसमें प्रतिबिंब बनेगा। इसकी समतल दर्पण में अगले जो प्रतिबिंब है उसकी खास बात क्या होती है, प्रतिबिंब का जो आकार है,
जो इसमें चित्र बनेगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब जो भी दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार कितना होगा, जो वस्तु थी यानी जिस वस्तु का अपन प्रतिबिंब देख रहे हैं उसके बराबर ही होगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, इसकी अगली बात क्या है, प्रतिबिंब है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु है, जिस वस्तु का अपन फोटो देख रहे हैं या उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं उस वस्तु जितनी दूरी पे वस्तु है, मान लो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु और इस जो दर्पण है उसके बीच में मान लो 8 सेंटीमीटर की दूरी है, तो जो फोटो बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा अपना और उसके और जो दर्पण है उसके बीच में भी कितनी दूरी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी दर्पण में, समतल दर्पण में कौन कौन सी 3 बातें होगी, एक तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, दूसरी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी कि जितनी वस्तु है उतना का उतना उसका प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब है, यानी कि कोई भी वस्तु का अपन प्रतिबिंब देखना चाह रहे हैं उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु है। यानी कि मान लो कोई भी, मैं शीशे में अपना मुंह देखूं तो ये शीशा और मेरे बीच में मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो शीशे के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। समझ में आ गई। मान लो अपन को पूरा शरीर देखना है, एक कांच के अंदर अपना पूरा शरीर देखना है, तो उसके लिए क्या है, मैं एक चीज नोट करता हूं, पूरा शरीर देखने के लिए वस्तु के आकार का, वस्तु के साइज की आधी साइज का होना चाहिए। किसका, पूरा दर्पण देखने के लिए, सॉरी अपना पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मान लो अपना शरीर को पूरा चित्र देखना, शरीर का पूरा चित्र देखना, पूरा शरीर का चित्र या पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 1/2 साइज का दर्पण होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए 1/2 साइज का, जो अपनी साइज है उसकी आधी साइज का दर्पण होना चाहिए। मान लो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी हाइट के आधी हाइट का शीशा होना चाहिए कम से कम, तभी मैं मेरा सर से लेकर पांव तक अपना प्रतिबिंब देख पाऊंगा। मान लो किसी की हाइट 5 फीट है तो इसके लिए उसको 2.5 फीट का शीशा लेना जरूरी है, क्योंकि उसका पूरा शरीर है तभी देख पाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, एक अगर इसमें बात करें समतल दर्पण में 500 प्रतिबिंब बनता है, 500 परिवर्तन। अब ये 500 परिवर्तन होता क्या है,
पार्श्व परिवर्तन जब अपन अपना प्रतिबिंब कांच में देखते हैं या शीशे में देखते हैं तो अपना दायां भाग वहां बायां दिखाई देता है और अपना बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां दिखाई देता है। तो इसको पार्श्व परिवर्तन परिवर्तन बोलते हैं। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, अपना पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वस्तु का दायां भाग बायां, बायां व बायां भाग दायां दिखाई देता है। ये सिर्फ समतल दर्पण में होगा, बाकी और आगे बढ़ते हैं गोली दर्पण। अब गोली दर्पण होते क्या, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहां से किरण टकरा रही है, जहां से प्रकाश की किरण टकरा रही है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ऐसे दर्पण मैं लिख देता हूं, जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण